तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो यंग प्रिंस शुयान के सामने झुका हुआ होता है और उससे कहता है कि मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ और आपके सेक्ट में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो शुयान उससे कहता है कि मुझे चालाक लोग सच में बहुत पसंद हैं। चलो अब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं बस एक प्रिंस बनना चाहता हूँ। तो शुयान उससे कहता है कि तुम्हारा मसला बहुत ही आसान है, मैं एक फिंगर सही से सॉल्व कर सकता हूँ, मगर उसके बदले में तुम्हें मेरे 3 काम करने होंगे। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयान अपनी फ्लाइंग बोर्ड पे खड़ा हुआ होता है और फिर मास्टर जेंग उससे कहता है कि ब्रदर शुयान, मैंने पता लगा लिया है कि तुम्हारी वो यंग डिसाइपल किस गुफा में कैद हुई थी। वो जगह उस नॉर्दर्न एरिया के अंदर है जो कि पूरी तरह से ऑरा से भरी हुई है, मगर वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ के सेक्ट के लोग बाहर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। तो शुयान कहता है कि 10,000 साल पहले हर सेक्ट हमारे टियानलान सेक्ट की रेस्पेक्ट करता था, तो भला अब ये कैसे हो सकता है कि हम लोग वहाँ पर जाएं और कोई हमारी रेस्पेक्ट ना करे। अगर उन लोगों ने ऐसी गलती की तो फिर मैं उन्हें अपने हिसाब से समझाऊंगा। ये कहने के बाद शुयान नीचे की तरफ देखता है तो लिंगशु से कहती है कि मास्टर क्या हुआ, क्या कोई मसला है। तो मास्टर कहता है कि जरा नीचे की तरफ देखो। नीचे जमीन में एक बहुत बड़ी दरार होती है, जिसे देखकर लिंगशु कहती है कि ये तो कोई सोड मार्क लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने सोड से अटैक करके इस जमीन के 2 टुकड़े कर दिए हों, जिसके बाद वो लोग उस सोड मार्क में आकर लैंड करते हैं। तो लिंगशु कहती है कि ये सोड अटैक हजारों साल पहले हुआ था, मगर मुझे आज भी इसकी एनर्जी फील हो रही है। इतने में अचानक एक स्पिरिट बीस्ट उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से जोर से धाड़ता है। तो शुयान अपने सामने एक बैरियर बना लेता है ताकि वो लोग उस धूल मिट्टी से बच जाएं। इतने में फिर 2 वॉरियर्स वहां पे आ जाते हैं और उनसे आकर कहते हैं कि कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि ये हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का फॉरबिडन एरिया है? लगता है कि शायद तुम लोग हमारे हेवनली सेक्ट के रूल्स को नहीं जानते, इसलिए फौरन से पीछे हट जाओ वरना तुम लोगों की खैर नहीं होगी। ये सुनकर मास्टर जेंग कहता है, अच्छा तो तुम लोग इस जगह को प्रोटेक्ट करते हो। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि लगता है कि तुम लोग इस तरह नहीं जाने वाले, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो दोनों ही अपनी एनर्जी चार्ज करके तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और वो स्पिरिट बीस्ट भी उनके साथ आता है। जिसके बाद लिंगशु और मास्टर जेंग दोनों ही आगे बढ़ते हैं। इतने में लिंगशु स्पीड बढ़ाकर तेजी से उन तक पहुंच जाती है और एक झटके में ही उन तीनों का काम तमाम कर देती है। जिसके बाद मास्टर जेंग उनसे कहता है कि मुझे यहाँ आए हुए कई साल हो चुके हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सेक्ट के रूल्स किस तरह के हैं। तो एक वॉरियर उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा मास्टर हेवनली होली सेक्ट का मास्टर है और यहाँ पे हमारे क्लान के जैसे और भी बहुत सारे क्लान हैं। तो मुझे बताओ, क्या तुम लोग हमारे हेवनली होली सेक्ट की पावर को बर्दाश्त कर पाओगे? तो शुयान कहता है कि ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। तो शुयान उससे कहता है कि मेरे रूल सिंपल हैं, बस हम लोगों की इज्जत करो और अपनी जिंदगी शांति से जियो। मगर वो डिसाइपल कहता है कि देख लेना, हमारे क्लान के सारे मास्टर्स एक साथ मिल जाएंगे और फिर वो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ये सुनकर लिंगशु गुस्से में आकर उसे अपनी सोट से खत्म कर देती है। और फिर शुयान लिंगशु से कहता है कि तुम लोग इस रास्ते से आगे बढ़ो, वहाँ पर मेरी कोई चीज है, मैं तुम लोगों से वापस आकर मिलता हूँ। ये कहने के साथ ही शुयान वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि शुयान हेवनली होली सेक्ट आकर पहुँच जाता है और वहाँ पे उनके मास्टर की ऐसी धुलाई करता है कि वो उसके सामने झुक जाता है और शुयान से कहता है कि आज से हम लोग टियानलान सेक्ट की रेस्पेक्ट करेंगे और फौरन से अपना एक डिसेंडेंट आपके टियानलान सेक्ट में भेजेंगे। ये सुनने के बाद शुयान एक और सेक्ट चला जाता है और वहाँ के मास्टर की भी ईंट से ईंट बजा देता है। जिसके बाद वो मास्टर भी शुयान के आगे हार मान लेता है और उससे कहता है कि हम भी आपके सेक्ट की आज से रेस्पेक्ट करेंगे। और फिर शुयान एक और सेक्ट चला जाता है, जिसके बाद वहाँ का मास्टर भी उसके आगे नहीं टिक पाता और वो सब लोग भी उसके आगे घुटने टेक देते हैं। जिसके बाद शुयान वापस अपने साथियों की तरफ रवाना हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जेंग उस स्पिरिट बीस्ट के लेग को काटकर उसे ग्रिल कर रहा होता है। लेग पीस को देखकर मास्टर के मुंह में पानी आ रहा था, मगर जैसे ही वो उसे खाने की कोशिश करता है तो उसका टेस्ट उसे बहुत बुरा लगता है। जिस पर मास्टर उसे फेंक देता है और कहता है कि इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा घटिया है।
और फिर वो लिंगशु की तरफ देखता है तो वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती हुई से नजर आती है, जिस पर वो कहता है कि इस लड़की ने सोर्ड के सामने जाकर कल्टीवेशन स्टार्ट की है, मगर कुछ ही देर में उसके आसपास इतनी ज्यादा एनर्जी इकट्ठी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लड़की बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेगी। और हम देखते हैं कि लिंगशु थोड़ी देर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी कर लेती है और फिर देखते ही देखते ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिस पर मास्टर ज़ेंग काफी खुश होता है और उसके पास आकर कहता है कि अरे वाह, तुमने तो बहुत ही तेजी के साथ ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुम्हारी स्पीड सच में काफी अच्छी है, तुम अब पिनेकल रियलम में आ चुकी हो। तो लिंगशु से बताती है कि ये सोर्ड बहुत ही ज्यादा अजीब है, इस सोर्ड का इंटेंट मेरे सोर्ड इंटेंट के साथ मिक्स हो रहा था, जिसकी वजह से मैं अनकॉन्शियस हो गई थी और फिर देखते ही देखते अचानक से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सोर्ड तो सच में बहुत ही कमाल है। तो शुयान वहां पे आ जाता है और कहता है कि ये सोर्ड उस बंदे को 9000 साल पहले मिली थी और ये उसे उसके मास्टर ने दी थी। तो लिंगशु कहती है कि मास्टर, क्या आप जानते हैं कि इस सोर्ड का ओनर कौन है? तो शुयान उस सोर्ड के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये सोर्ड मेरे सीनियर ब्रदर की है, उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से वो वहां से टेलीपोर्ट होकर चला गया था। ये कहकर वो उसकी सोर्ड को अपनी फिंगर से जैसे ही टच करता है तो उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और देखते ही देखते वो एनर्जी आसमान तक जा पहुंचती है और बढ़ती ही जाती है, जिसके बाद वो एनर्जी एक धमाके के साथ हर जगह फैल जाती है और हम देखते हैं कि वो दरख्तों को उखाड़ कर फेंक देती है और आसमान से सारे बादल भी छट जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सोर्ड अपने असली फॉर्म में आ जाती है और वो सोर्ड शुयान के सामने आ जाती है, जिस पर वो कहता है कि आखिर ये सोर्ड यहाँ पे कर क्या रही है, आखिर सीनियर ब्रदर को किस चीज ने यहाँ पे आने पर मजबूर कर दिया था, आखिर इस सोर्ड के अंदर और क्या क्या राज मौजूद हैं। ये कहने के बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक मास्टर को जो कि एक स्पिरिट बीस्ट को खा रहा होता है, जिसके बाद वो अपने डिसाइपल से कहता है कि मेरे लिए इन स्पिरिट बीस्ट की जल्दी से खाल उतार दो। तो उसका डिसाइपल कहता है कि मास्टर, आपने 100 माइल के रेडियस में मौजूद सभी स्पिरिट बीस्ट को मार दिया है, क्या अब आप और भी ज्यादा स्पिरिट बीस्ट को मारना चाहते हैं? ये सुनकर मास्टर को गुस्सा आता है और वो अपनी सोर्ड से उसे वहीं पे ही खत्म कर देता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो अपने दूसरे डिसाइपल से कहता है तुम लोग बताओ, क्या तुम भी सवाल पूछना चाहते हो? तो वो सारे खामोश हो जाते हैं, जिसके बाद अचानक ज़मीन हिलने लगती है, जिस पर वो मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर जब वो आसमान की तरफ एनर्जी देखता है तो वो काफ़ी चौंक जाता है और उसे आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स को मदद के लिए बुला रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ हमारे पास आइए और हमें आपकी मदद चाहिए। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर कुछ एल्डर्स मौजूद होते हैं और उनमें से एक कहता है कि हजारों साल गुजर गए मगर आज तक कोई भी उस सोर्ड को नहीं निकाल पाया था, तो फिर अब उसको किसने निकाल दिया? उस सोर्ड को तो हम में से कोई भी कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, तो फिर भला किस में इतनी हिम्मत हुई कि उसने उस सोर्ड को न सिर्फ कंट्रोल किया और उसे अपने साथ भी ले गया? तो वहाँ खड़ी एक एल्डर कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ये सब कुछ डायशिया सेक्ट ने किया होगा, क्योंकि हो सकता है उनके पास कोई रेयर स्पिरिट सोल हो। अगर सच में ऐसा है तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। मैं उस सोर्ड की मदद से अपनी स्पिरिट को नॉरिश कर सकती हूँ। तो वहाँ मौजूद एक और एल्डर कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो स्काई सोर्ड किसने निकाली है, मगर वो बंदा जो भी है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और वो उस एल्डर से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद अगर तुम उससे टकराओगी तो तुम तो उसका हशर नशर कर दोगी। ये सुनकर वो एल्डर कहती है कि मुझे लगता है कि आज या कल मुझे ये तुम्हारे मुंह से जबान खींच कर निकालनी पड़ेगी, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। जिसके बाद वो लोग थर्ड एल्डर से कहते हैं कि आप भी कुछ बोलें। तो थर्ड एल्डर अपने एक डिसाइपल से कहता है कि तुम जाओ और जाकर पता लगाओ कि वो सोर्ड किसने निकाली है और वो बंदा कौन है, उसकी पावर के बारे में पता लगाओ और फिर मुझे आकर बताना। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ओके मास्टर, मैं अभी जाती हूँ। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट होता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें एल्डर यान को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि उन लोगों की इतनी हिम्मत, उन लोगों ने हमारा सेक हमारे हाथों से ही छीन लिया है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो दूसरा एल्डर उससे कहता है कि एल्डर यान, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है मैं उनसे अपना सारा हिसाब किताब चुकता करने जा रहा हूँ। ये सुनकर एल्डर कहता है कि लगता है कि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। जिसके बाद वो एल्डर लुवो के पास आता है और कहता है कि एल्डर लुवो, आप प्लीज़ उसे समझाइए, मुझे लगता है कि शायद वो जिस तरह जा रहा है इस तरह हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। तो
तो एल्डर लुओ भी कहता है कि मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है। ये सुनकर दूसरा एल्डर कहता है कि ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है कि आप भी उसके साथ जा रहे हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी लोटस के अंदर इकट्ठी हो रही होती है। जिसके बाद मास्टर जेंग कहता है कि ब्रदर शुयान की किस्मत बहुत ही अच्छी है क्योंकि हम लोग इस वक्त नॉर्दर्न एरिया में हैं, जहाँ पे शुयान न सिर्फ बहुत ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर पा रहा है बल्कि वो डोंगलियन एनर्जी को कल्टीवेट भी कर रहा है। शुयान यहाँ से हजारों मील दूर से एनर्जी को खींचकर अपने पास लाकर उसे उस ब्लू हार्ट में एब्जॉर्ब कर रहा है। ये मेथड सच में लाजवाब है। जिसके बाद शुयान नीचे आता है तो मास्टर उससे कहता है कि ब्रदर शू, तुमने फिलहाल अपने डिसाइपल की सोल को कुछ देर के लिए स्टेबल कर लिया है, मगर तुम्हें उसे जिंदा करने के लिए एक सूटेबल सोल की तलाश करनी होगी ताकि तुम उसकी सोल को अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर सको, जिससे तुम अपने जूनियर को दोबारा से जिंदा भी कर पाओगे। ये सुनकर लिंगशु के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो शुयान से कहती है कि मास्टर, आप मेरी सोल का इस्तेमाल कीजिए, मेरी सोल की मदद से आप सीनियर सिस्टर को जिंदा कर सकते हैं। मगर शुयान उस डीप ब्लू हार्ट सी को दोबारा से सील कर देता है और लिंगशु से कहता है कि तुम घबराओ मत, हम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे क्योंकि तुम्हारी सोल इस काम के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे अचानक वो प्रिंस आ जाता है और कहता है कि मास्टर, मैं आपके लिए वो 2 ट्रेजर्स लेकर आया हूँ जिनके बारे में आपने मुझे कहा था, वो इस बॉक्स के अंदर सील हैं। मगर मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, असल में हेवनली सेंट सेक्ट अपनी पूरी आर्मी लेकर हमारे डैशिया सेक्ट में आ चुका है और उसके साथ एल्डर लुओ भी है। वो लोग बाकी सभी सेक्ट से भी वहाँ पे आने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पे कोई बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ वहाँ न चले तो शायद वो लोग हमारे शिया सेक्ट को पूरी तरह से ही खत्म कर देंगे। ये सुनकर मास्टर जेंग हंसने लगता है और कहता है कि लगता है कि हेवनली होली सेक्ट को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। जिसके बाद वो लोग उस प्रिंस से कहते हैं कि तुम थोड़ा दूर होकर खड़े हो जाओ और फिर मास्टर जेंग शुयान से कहता है कि इन लोगों का शायद दिमाग खराब हो गया है जो ये लोग आपसे टक्कर लेना चाहते हैं। आप ऐसा करें कि आप मुझे इजाजत दें, मैं खुद ही जाकर उन लोगों से निपट लूंगा। तो शुयान कहता है कि नहीं, मैं खुद जाकर उनसे बात करता हूँ। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दोबारा से एल्डर यान फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक कप को तोड़ देता है और कहता है कि आखिरकार ये बाकी सेक्ट कहाँ रह गए हैं, ये अभी तक आए क्यों नहीं। तो वो यंग प्रिंस कहता है कोई भी सेक्ट नहीं आने वाला क्योंकि वो सारे ही सेक्ट पहले ही टियानलान सेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए अब शिया किंगडम में सिर्फ एक ही सेक्ट है जिसका नाम है टियानलान सेक्ट और बाकी सारे सेक्ट टियानलान सेक्ट की ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गए हैं। ये सुनकर एल्डर को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद वो यंग प्रिंस से कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हारा सेक्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए तुम लोगों ने टियानलान सेक्ट के आगे घुटने टेक दिए हैं। ये सुनकर वो यंग प्रिंस उससे कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे नॉर्दर्न एरिया के सारे सेक्ट वो भी टियानलान सेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। ये देखकर तो मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हारा सेक्ट भी शायद इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जिस पर वो एल्डर यान कहता है कि अच्छा, तो मैं अब समझा, वो सभी सेक्ट जो कि नॉर्दर्न एरिया के हैं वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो सब लोग टियानलान सेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं और वो हेवनली रियलम सेक्ट वो भी जरूर इन लोगों ने ही हमसे छीना होगा। और फिर अचानक अनाउंसमेंट होती है और शुयान वहाँ पे आ जाता है जिस पर सब लोग उसकी रेस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं मगर एल्डर लुओ नहीं खड़ा होता। बाकी सब लोग उसकी रेस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं और शुयान सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरे लिए वाइन लेकर आओ। तो वहाँ पे फौरन से कुछ फीमेल सर्वेंट कुछ खास रेयर फ्रूट से बनी हुई वाइन लेकर आ जाते हैं जिनमें से एक लड़की एक खास किस्म की वाइन शुयान के सामने रखती है जिस पर शुयान को उस पर शक होने लगता है और वो उसे देखने लगता है। जिसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है तो शुयान उस वाइन को देखता है, वो उसे कुछ अजीब लग रही थी। इतने में एल्डर यान चिल्ला कर कहता है कि शुयान, तुमने हमारा हेवनली सोर्ड सेक्ट हमारे हाथों से छीन लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम वो हमारे हवाले कर दो। तो गावलिन उससे कहती है कि वो सेक्ट तुम्हारा नहीं था, वो सेक्ट तो हजारों सालों से हमारे टियानलान सेक्ट का हिस्सा था। मगर एल्डर यान कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, हेवनली सोर्ड सेक्ट तो हमारे पास हजारों सालों से है। जिसके बाद लिन फेंग उससे कहता है कि हजारों सालों से, मगर शायद तुम भूल गए हो कि हेवनली सोर्ड सेक्ट को 10,000 सालों से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, वो टियानलान सेक्ट का हिस्सा था। ये सुनकर एल्डर यान खामोश हो जाता है मगर फिर वो गुस्से में कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता, फौरन से वो सेक्ट हमारे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे एंसेस्टर की गर्दन उड़ा दूंगा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और शुयान को भी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद शुयान लिनफेंग से कहता है कि ये यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। जिस पर लिनफेंग फौरन से अपना वेपन निकाल लेता है और ये देखकर तो एल्डर यान भी अपना वेपन निकाल लेता है और दोनों ही लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो
हो जाती है और दोनों ही लड़ते लड़ते उस महल से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद लिन फेंग उस पर जैसे ही एनर्जी अटैक करता है तो एल्डर यान भी उस पर पलटवार करता है, जिससे वो लिन फेंग को पीछे धकेल देता है और वो लिन फेंग से कहता है कि तुम बिल्कुल वही टेक्निक यूज कर रहे हो जो कि मेरे डोंगटियान सेक्ट की है। तो लिन फेंग कहता है कि ये टेक्निक मैंने अभी अभी अपने मास्टर से सीखी थी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर लिन फेंग अपने स्पीयर के सामने एक फायर व्हील क्रिएट करता है, जिससे वो एल्डर यान पर सीधा अटैक करता है। तो एल्डर यान अपनी सोर्ड से उस व्हील पर हमला कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो व्हील दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और एल्डर यान के पीछे आ जाता है। जिसके बाद एल्डर यान उन व्हील्स पर दोबारा से अटैक करने की करता है। इतने में लिन फेंग उसके पीछे दोबारा से एक और फायर एनर्जी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर यान को उससे बचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है। मगर फिर इतने में जैसे ही वो उसे डॉज करता है तो लिन फेंग उसके पीछे जाकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर अटैक कर देता है, जिससे वो उसे उठाकर जमीन पे दे मारता है। इस अटैक की वजह से एल्डर यान काफी इंजर्ड हो जाता है और उससे कहता है कि लगता है कि शायद अब मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। ये कहकर एल्डर यान अपनी सोर्ड से दोबारा से एनर्जी जनरेट करके उसे जमीन में गाड़ देता है। ये देखकर शुयान को भी थोड़ी सी हैरानी होती है, जिसके बाद एल्डर यान बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल सोर्ड क्रिएट कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर यान ने एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल सोर्ड क्रिएट कर ली थी, जिसके बाद वो लिन फेंग से कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पावर क्या है। तो लिन फेंग उससे कहता है कि अगर ये तुम्हारा अटैक सच में पावरफुल ना हुआ तो फिर तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये सुनकर एल्डर यान को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करने की तैयारी करता है। इतने में लिन फेंग भागता हुआ उस पर आकर हमला करने की करता है, मगर एल्डर यान वहां से गायब होकर ऊपर चला जाता है और फिर अपनी सोर्ड उसके ऊपर थ्रो करता है। तो लिन फेंग मुश्किल से बचकर अपनी जान बचाता है और फिर भागता हुआ उसी सोर्ड के ऊपर चढ़ जाता है। एल्डर यान के करीब पहुंचकर अपने स्पीयर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे हर तरफ उसकी एनर्जी फैल जाती है और वो लोग कहते हैं कि क्या लिन फेंग सच में जीत गया। मगर हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग के स्पीयर अटैक को एल्डर यान ने अपने हाथों से ही पकड़ा हुआ होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा मामूली सा बंदा भी मुझे हरा सकता है? तुम भूलो मत, मैं एल्डर यान हूँ। ये कहने के बाद एल्डर यान अपनी स्पिरिट सोर्ड को फिर से अपने पास बुलाता है। ये देखकर लिन फेंग डर जाता है और अपने स्पीयर को छुड़ाने के लिए अपने फायर ऑरा का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद एल्डर यान फेंग जैसे ही उस पर अटैक करता है तो लिन फेंग उस सोर्ड से बाल बाल बचता है। मगर फिर जब वो ऊपर देखता है तो एल्डर यान उसके बिल्कुल ऊपर होता है और वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल किक से अटैक करता है, जिससे वो उसे जोर से जमीन पे दे मारता है। इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिससे लिन फेंग अब हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर लिन फेंग देखता है कि एल्डर यान उसके ऊपर दोबारा से वो स्पिरिट सोर्ड थ्रो करने वाला है। ये देखकर तो गावलिन भी डर जाती है, मगर अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो लोग लिन फेंग को बचा सकें। जैसे ही वो सोर्ड उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है तो अचानक शुयान अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि वो सोर्ड अचानक से जमीन के अंदर चली जाती है और एल्डर यान फेंग भी नीचे आ जाता है और वो कहता है कि ये क्या हुआ, मेरी सोर्ड अचानक से गायब कैसे हो गई। इतने में उसे शुयान की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस पर पीछे अटैक करने की कोशिश करता है। तो शुयान उसे रोक कर कहता है कि तुम अभी इतने भी पावरफुल नहीं हुए कि तुम मुझे हराओ। तो एल्डर यान फेंग उसे दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है तो शुयान एक फिंगर से ही उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा वक्त अब खत्म हुआ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि शुयान उस पर एनर्जी अटैक करता है, जो कि उसकी बॉडी के बिल्कुल आर पार हो जाता है और वो वहीं पे ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि शुयान ने इतने पावरफुल वॉरियर को एक झटके में ही देखते खत्म कर दिया और उसने तो उसकी बॉडी से उस सोर्ड ऑरा को भी खत्म कर दिया है। जिसके बाद शुयान एल्डर लुगो से कहता है कि तुम भी इसके साथ हो, तुमने ही इसकी सोर्ड सील को रिपेयर किया होगा। जिस पर एल्डर लुगो कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत करना। मगर हम देखते हैं शुयान उस पर भी अटैक कर देता है, जो कि उसे बुरे तरीके से इंजर्ड कर देती है। मगर हम देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा होता है और फिर मुस्कुराते हुए अचानक से गायब हो जाता है। जिसके बाद हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो शुयान से कहता है कि तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। ये कहने के बाद वो वहां से गायब होकर चला जाता है। शुयान कहता है कि इसके अंदर तो इमोर्टल सोल है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयान लिन फेंग और गावलिन को लेकर जंगल में कहीं जा रहा होता है। जिसके बाद गावलिन कहती है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा बंजर और वीरान है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, इससे तो अच्छा यही होता कि मैं सेक्ट में ही रुक जाती।
तो लिनफेंग कहता है कि हाँ, वहाँ पे तो सिस्टर लिंगशु ने बहुत ही मजे मजे के खाने भी बनाए होंगे। इतने में अचानक शुयान वहाँ पे रुक जाता है और कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तो लिनफेंग फौरन से पीछे मुड़कर कहता है कि कौन है हमारे पीछे। जिसके बाद हमें एक दरख्त के पीछे किसी को दिखाया जाता है। तो लिनफेंग एनर्जी अटैक करके उस दरख्त को तोड़ देता है। जिसके बाद उस दरख्त के पीछे से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि वापस ऊपर आ जाती है। लिनफेंग उससे कहता है कि कौन हो तुम और तुम्हारा कौन सा सेक्ट है, मगर वो लड़की उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, तुम इस तरह नहीं बताओगी, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये कहकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उस पर एक एनर्जी व्हील से अटैक करती है। तो लिनफेंग उस अटैक को देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो मेरा अटैक है। वो उस अटैक को डॉज करके जैसे ही निकलता है तो वो देखता है कि उस लड़की ने एक साथ बहुत सारे स्पिनिंग व्हील से उस पर अटैक किया हुआ होता है, जिस पर वो काफी हैरान हो जाता है। और गावलिन भी कहती है कि ये अटैक तो लिनफेंग का है, इस लड़की ने इसे कैसे सीख लिया। तो लिनफेंग भी गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली बस्टिंग व्हील किस तरह का होता है। ये कहकर वो एक बड़ा फायर व्हील क्रिएट करके उस पर अटैक करता है और उसके सारे व्हील्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि क्यों बताओ, हूं ना मैं तुमसे ज्यादा अमेजिंग। मगर अचानक गावलिन उससे कहती है कि पीछे देखो। तो वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़की उसके बिल्कुल पीछे होती है। और लिनफेंग जैसे उस पर अटैक करने की करता है तो वो लड़की नीचे झुक जाती है और उस पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से लिनफेंग दूर एक दरख्त पे जा लगता है। इस तरह उसके पिछवाड़े पर बहुत ही जोर से चोट लगती है। जिसके बाद गावलिन कहती है कि लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहकर वो ऊपर आ जाती है और उस लड़की पर अपनी एनर्जी बटरफ्लाई से अटैक करती है। मगर हम देखते हैं कि वो लड़की उसके अटैक का भी रिप्लाई करती है और उसकी सेम टेक्निक को यूज करके वो भी बटरफ्लाई से अटैक करती है, जिस पर गावलिन काफी परेशान हो जाती है। और फिर शुयान उससे कहता है कि तुम जिस टेक्निक को यूज कर रही हो इसे जिंगशियांग कहते हैं और तुम हेवनली होली सोर्ड सेक्ट के एक मेंबर हो। तो वो लड़की शुयान से कहती है कि अपने आप को हमारे सेक्ट के हवाले कर दो, क्योंकि तुमने हमारे सोर्ड सेक्ट के बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं। तो शुयान उससे कहता है कि तुम लोग उस सोर्ड के जरिए ब्रेक थ्रू करके अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। वो लड़की शुयान की पावर्स को कॉपी करने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। और हम देखते हैं कि अचानक शुयान उसके ऊपर एक सोल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो लड़की काफ़ी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और वो कहती है कि ये नामुमकिन है, इसने मेरी सोल को बुरे तरीके से डैमेज कर दिया है। तो शुयान उसके पास चला जाता है और फिर उसे ऊपर उठा लेता है। वो लड़की उसे देखती है और फिर वहीं पे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की टियानलान सेक्ट में मौजूद होती है और फिर बाहर से लिनफेंग के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, जिसकी वजह से उस लड़की की आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिनफेंग अपने जूनियर्स को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है और कहता है कि कल वाली लड़की को तो मैंने ऐसा हराया कि उसको आज किसी ने भी ऐसा नहीं हराया होगा। उसके जूनियर उसकी काफी रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं। इतने में एक डिसाइपल उससे कहता है कि चलो तुम बैठ कर बताओ, हम लोग पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं। मगर लिनफेंग कहता है कि नहीं नहीं, मैं बैठ कर नहीं बताऊंगा। तो गावलिन उससे कहती है कि चलो बैठ भी जाओ या फिर सबको बता दो कि कल तुम्हारी उस लड़की ने कितनी पिटाई की थी और अब तुम बैठ भी नहीं पा रहे। मगर लिनफेंग कहता है कि नहीं, ये सच नहीं है, मैंने उसका काफी अच्छा मुकाबला किया था। इतने में वो लड़की भी वहां पे पहुंच जाती है, जिसे देखकर लिनफेंग कहता है कि लो वो आ गई, ये देखो अब जरा ये खुद तुम्हें बताएगी। ये कहकर लिनफेंग उसकी तरफ तेजी से भागता हुआ जाता है, जिस पर वो लड़की गुस्से में अपनी सोट बाहर निकाल लेती है। तो लिनफेंग कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना, मगर वो उस पर एनर्जी अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देती है और वो उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसके जख्म फिर से ताजे हो जाते हैं। और वो चिल्लाते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम लोगों की बातें सुनने से पहले ही उन पर अटैक कर देती हो। जिसके बाद वो लड़की दोबारा गुस्से में उस पर अटैक करने की करती है, मगर इतने में अचानक उसे कुछ फील होने लगता है और हमें वहाँ पे लिंगशु को दिखाया जाता है। लिंगशु उन लोगों के लिए मजेदार खाना बना कर लाई थी, मगर उस खाने का नाम सुनकर तो कुछ डिसाइपल पहले ही वहाँ से भाग खड़े होते हैं और लिनफेंग और गावलिन भी उसे खाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद लिंगशु काफी उदास हो जाती है, मगर वो लड़की लिंगशु के पास आकर एक बन उठाकर उसे खाने लगती है, जिस पर लिंगशु भी खुश हो जाती है। और फिर वो लड़की कहती है क्या मैं ये एक और खा सकती हूँ? तो लिंगशु कहती है कि हाँ क्यों नहीं। वो लड़की उन बंस को खाना शुरू करती है और देखते ही देखते वो सारे बंस खा जाती है। ये देखकर गावलिन वहाँ पे आकर उससे कहती है कि ये बंस तो बहुत ही ज्यादा कड़वे होते हैं, तुम इन्हें कैसे खा रही हो, आखिर तुम लोग खाते क्या हो? तो वो लड़की कहती है कि हम लोग असल में मेडिसिनल हर्ब्स खाते हैं।
तो लिनफेंग कहता है कि अच्छा, तो यही वजह है कि तुम लोग इतने ज्यादा गुस्से वाले हो और हर जगह हर किसी पर अटैक करते रहते हो। ये कहकर वो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है, जिसके बाद अचानक सानियान की आवाज सुनाई देती है। वो उस लड़की से कहती है कि मास्टर तुम्हारा हॉल में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से आकर उनसे आकर मिलो। ये कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जियोशी को देखते हैं, जो कि शुयान के सामने खड़ी हुई होती है और शुयान उससे सब कुछ उगलवाना चाहता था, मगर वो उससे कहती है कि चाहो तो मुझे मार दो, मगर मैं तुम्हें अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। मिस्टर शियान के मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं, इसलिए मैं उनका कोई भी सीक्रेट तुम्हें नहीं बताऊंगी। तो शुयान उससे कहता है कि मैं इमोर्टल मार्शल आर्टिस्ट की काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि तुम और तुम्हारे सारे साथी काफ़ी लंबे टाइम से कल्टीवेशन कर रहे हो। कम से कम भी तुम 10 साल की उम्र में ही एक फॉर्मेशन में प्रैक्टिस कर रही हो। ये सुनकर जियोशी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये तो हमारे हेवनली होली स्वॉर्ड सेक्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट है, इसे इसके बारे में कैसे पता चला। जिस पर शुयान उससे कहता है कि लगता है कि शायद तुम कुछ भी नहीं जानती। जिस फॉर्मेशन में तुम लोग कल्टीवेशन करते हो उसे 9 स्टार ईगल फॉर्मेशन कहते हैं। ये फॉर्मेशन तुम्हारी सोल को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है, मगर जब तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है तो ये फॉर्मेशन उसे फौरन से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। इसीलिए इस फॉर्मेशन को कोई भी शख्स इस्तेमाल नहीं करता। ये सबसे खतरनाक फॉर्मेशन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियोशी बचपन से ही उस पर प्रैक्टिस कर रही होती है। जिसके बाद उसका मास्टर उसे कुछ मेडिसिन देता है और उससे कहता है कि तुम जानती हो ना, मैंने ही तुम्हारी जिंदगी बचाई है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए बस यही काम करना है कि तुम्हें हमेशा इस फॉर्मेशन पर प्रैक्टिस करते रहना है। ये याद आने के बाद शुयान उसे बताता है कि जब हमारे दिल से सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि हमारे अंदर अब सोल नहीं रही और तुम्हारी बॉडी में तो 10 साल की उम्र में ही सोल गायब हो चुकी थी। ये सुनकर तो सानियान के भी होश उड़ जाते हैं और जियोशी को यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो शुयान खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कोई इल्यूजन है या फिर तुम्हें किसी ने ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है? तुम्हारे साथी तुम्हें बस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद शुयान उसे वो चाय देकर कहता है कि ये पी कर देखो, क्या ये अच्छी है? वो उसे चाय देकर वहाँ से वापस जाने लगता है, जिस पर जियोशी उससे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तो शुयान उससे कहता है कि मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है किस तरह का सौदा? तो शुयान कहता है सौदा बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें अपनी जान देखकर किसी की जान बचानी होगी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोशी वहाँ से जा रही होती है और वो कहती है कि मेरे पास अब बस सिर्फ 3 दिन बचे हैं, मुझे जिंदगी के बदले एक जिंदगी को बचाना होगा। इतने में अचानक वो छोटे बहन भाई भागते हुए जियोशी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि सिस्टर हमें बचा लीजिए। जिसके बाद हमें वहाँ पे जोंग को दिखाया जाता है, जिसके बाल हरे हो चुके थे और वो बच्चे उससे कहते हैं कि आपने ही तो हमें पॉइजन को स्टडी करने के लिए कहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम लोग उससे पहले ट्राई कर लेते हैं, तो फिर पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये सुनकर जियोशी को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। जिसके बाद जोंग उससे कहता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मैं तो उन लोगों से बस इस पॉइजन के एंटीडोट के बारे में जानना चाहता हूँ। ये सुनकर वो छोटी लड़की कहती है कि क्या आप हम पर गुस्सा नहीं है? तो जोंग कहता है कि मैं भला तुम लोगों पर गुस्सा क्यों होऊंगा? तुम्हारे इस पॉइजन की वजह से मेरे सिर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था ताकि तुम लोग मुझे इसका एंटीडोट दे दो। जिसके बाद उस लड़की की तरफ देखकर कहता है कि इसकी तो पूरी की पूरी बॉडी ही मेडिसिन से भरी पड़ी है। वो उसे कहता है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ हमारी फार्मेसी में चलो। जिसके बाद वो दिल ही दिल में कहने लगता है इस लड़की की फिजिक्स बहुत ही लाजवाब है, अगर ये मेरे साथ चले तो मेरे कई काम आसान हो जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों बच्चे ही जियोशी की तरफ आगे जाते हैं और उसे हाथ से पकड़कर कहते हैं कि सिस्टर प्लीज आप हमारे साथ चलिए। वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं, मगर लिंगशु आ जाती है और कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम लोग किसी और को अपने साथ ले जाओ। ये कहकर वो उनकी तरफ आने लगती है। जिसके बाद वो दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। जिसके बाद लिंगशु आकर कहती है कि मैंने इसके लिए बहुत ही मजे के खाने बनाए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं और ये मेरे खाने को टेस्ट करे। ये कहकर वो उसे अपने
साथ ले जाती है और फिर जोंग उन लोगों से कहता है कि चलो हम लोग चलकर कुछ मेडिसिन को ट्राई करते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सानियान शुयान से कुछ कहना चाहती थी मगर नहीं कह पा रही थी। तो शुयान कहता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो? तो सानियान उसे कहती है मास्टर, आपने उस लड़की से एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी को बचाने का सौदा किया है, क्या ये ठीक है? तो शुयान उससे कहता है कि इससे उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, ना ही वो कभी मरेगी। उल्टा इससे तो ये होगा कि मेरे डिसाइपल की सोल की वजह से इस लड़की की जिंदगी बच जाएगी। मगर हम उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, सब कुछ उसके ऊपर है। अगर वो चाहे तो इस डील को एक्सेप्ट कर ले और ना करे भी तो कोई मसला नहीं। जिसके बाद हम जियोशी को देखते हैं, वो एक पहाड़ के किनारे खड़ी होती है और कहती है कि पहली मर्तबा मैं सनसेट देख रही हूँ, पता नहीं आगे चलकर मुझे ये देखने को मिलेगा भी या नहीं। इतने में अचानक उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई मौजूद है, तो वो फौरन से अपनी सोर्ड निकालकर हमला करने की करती है, मगर पीछे कोई भी नहीं होता। और वो देखती है कि शुयान अपने सारे साथियों के साथ वहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो सारे काफी हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं और लिंगशु सब लोगों के लिए कोई खाना पका रही होती है। और दूसरी तरफ लिन फेंग सब लोगों से कह रहा होता है कि जरा देखो मेरा ये गेटअप कितना अच्छा है। इतने में अचानक गाओलिन उससे कहती है कि जरा देखो तो सही, तुम्हारे बालों में आग लगी है, जिस पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और दूसरी तरफ लिंगशु जियोशी को आवाज देकर कहती है कि चलो तुम भी आ जाओ, खाना तैयार है। तो वो भी वहां पे आ जाती है और सब लोग मिलकर बैठकर खाना खाने लगते हैं। जिसके बाद मास्टर जेंग कहता है कि मुझे आज सच में बहुत मजा आया है। जिसके बाद लिन फेंग कहता है कि ये खाना इतना भी अच्छा नहीं है, मगर ये घर के खाने से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। जिस पर गाओलिन उससे कहती है कि तुम घर को लेकर इतना ज्यादा बेजार क्यों होते हो? जिस पर वो बताता है कि तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानती, मैं हर रोज बहुत सारे पैसे देकर कुंग-फू सीखता था, मगर कुंग-फू सीखने के बाद भी मैं शुयान को नहीं हरा पाया और उसने मुझे एक ही फिंगर के साथ धूल चटा दी। तो गाओलिन उससे कहती है कि इससे तो अच्छा यही था कि तुम सीधा सानियान के पास चले जाते और उससे जाकर पहले तुम अच्छी सी एडवाइस ले लेते। इस तरह तो तुम्हारे पैसे भी बहुत ज्यादा बच जाते और तुम लोगों से बेवकूफ भी ना बनते। ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। मगर दूसरी तरफ सानियान कहती है कि मैं दूर दूर इलाकों में जाती थी और वहाँ पे लोगों से मिलती थी सिर्फ इसलिए कि वो लोग मुझे सिक्योर कर सकें। जब मैं शुयान से मिली तो मुझे लगा कि शायद टियानलान ही मेरा असली घर है। ये सुनकर जियोशी कहती है कि मुझे तो कभी घर जैसा कहीं फील हुआ ही नहीं, पता नहीं घर क्या होता है। और फिर जोंग सबको बताता है कि अगर शुयान ने मेरी सारी गलतियां माफ़ करके मुझे एक्सेप्ट ना किया होता तो शायद मैं कभी भी टियानलान सेक्ट में नहीं आ पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक वो बारबेक्यू खाते खाते जोंग का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और उसके बालों का कलर भी चेंज हो जाता है। जिस पर वो दोनों बच्चे उठकर वहां से भाग जाते हैं और जोंग उनका पीछा करता है, जिस पर दोबारा से सब लोगों को हंसी आने लगती है। और लिंगशु जियोशी को दोबारा से वो बारबेक्यू देकर कहती है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है। जिस पर जियोशी उससे कहती है कि टियानलान सच में काफ़ी डिफरेंट है। तो लिंगशु कहती है कि हाँ, यहाँ पे हर रोज़ हल्ला गुल्ला चलता रहता है, हम लोग सच में बहुत खुश हैं यहाँ। तो जियोशी उससे कहती है कि तुमने भी टियानलान सेक्ट को इन लोगों की तरह ही ज्वाइन किया है? तो लिंगशु कहती है कि मैं जब यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे कोई भी मास्टर नहीं था और फिर मेरे ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिसके बाद मास्टर शुयान यहाँ पे आ गए थे और उन्होंने मुझे बचाया था। मास्टर शुयान एक गॉड की तरह हैं। तो जियोशी उससे कहती है कि शुयान फिर किसे बचाना चाहता है? तो लिंगशु उसे बताती है तुम सीनियर सिस्टर लिंगशुई की बात कर रही हो, वो मास्टर की डिसाइपल थी, मगर 10,000 साल पहले उसने मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और अब मास्टर उसे बचाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि वो उसे हर हाल में बचाकर ही रहेंगे। जिसके बाद जियोशी सोचने लगती है और वो कहती है कि मैंने तो वैसे ही बहुत जल्द मर जाना है, इससे बेहतर तो यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए मास्टर से डील कर लूं। इस तरह कम से कम ये होगा कि मुझे कोई याद तो रखेगा। जिसके बाद वो चांद की तरफ देखकर कहती है कि आज का चांद सच में बहुत ही खूबसूरत है। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लियान को दिखाया जाता है जो कि शुयान के पास आ जाती है और शुयान वहां मौजूद ट्रेजर्स को देख रहा होता है। जिस पर लियान हैरान हो जाती है और वो कहती है कि शुयान अभी तक इन ट्रेजर्स को काउंट कर रहा है। और शुयान उससे कहता है कि क्या तुमने अपना माइंड बना लिया? अगर नहीं बनाया तो फिर मैं तुम्हें 2 दिन और दे रहा हूँ। मगर फिर वो कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक जिंदगी के लिए एक जिंदगी को बचाऊंगी और वैसे भी मैंने तुमसे पहले ही प्रॉमिस कर लिया है, तो मैं अब उससे पीछे नहीं हटूंगी। जिसके बाद वो लोग एक गुफा में आ जाते हैं और शुयान उस ब्लू हार्ट सी को बाहर निकालता है। जिस पर लियान कहती है कि क्या वो लड़की इसके अंदर है?
तो शुयान कहता है कि उसकी सोल की कुछ रेस इसके अंदर हैं। तो लियान कहती है कि ठीक है, मुझे मार दीजिए और फौरन से उसकी सोल को मेरी बॉडी में ट्रांसफर कर दीजिए, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद वो दिल ही दिल में अपने सभी चाहने वालों को और इस दुनिया को अलविदा कहने लगती है, जिस पर शुयान कहता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या? तो शुयान उसे बताता है कि मैंने लिंग शुई की लाइफ के बदले में तुमसे तुम्हारी लाइफ मांगी है। नेचुरली एक लाइफ दूसरी लाइफ के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें एल्डर लुओ को दिखाया जाता है, जो कि एक छत के ऊपर सोया हुआ होता है और वो एक मैजिकल बुक के जरिए शुयान की आवाजें सुन रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा, तो तुम किसी को बचाना चाहते हो, तुम सच में काफी स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारे इस काम में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की जाए तो शायद कुछ बुरा नहीं होगा। ये कहने के बाद वो एक चुटकी बजाता है और दो वॉरियर उसके सामने आ जाते हैं। तो एल्डर लू उनसे कहता है कि मुझे तुम लोगों से एक जरूरी काम करवाना है। अगर तुम मेरा ये एक छोटा सा काम कर देते हो तो मैं तुम्हारे शॉर्ट सेक्ट के मास्टर से तुम्हारी काफी अच्छी तारीफें करूंगा और उनसे तुम्हारा प्रमोशन करने के लिए भी कहूंगा। ये सुनकर वो दोनों वॉरियर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि एल्डर लू, हम आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेंगे, यूं समझें कि बस आपका काम हो गया। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा उस डीप ब्लू हार्ट सी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत तेज एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं और शुयान अपनी एनर्जी उस डीप ब्लू हार्ट के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्लावर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है, जिससे लिन शुई की सोल उससे बाहर आने लगती है, मगर वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। तो शुयान उस फ्लावर के कुछ लीव से उसकी बॉडी को फिर से डीफ्रीज करने की कोशिश करता है, जिससे लियान बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये मिस्टीरियस हजारों साल पुरानी आइस बोन्स की तरह है और ये यूची लोटस ये हमारे मसल्स की तरह है। इन दोनों को स्पिरिचुअल पावर के साथ फोर्क किया जाए तो ये हमारी वेन्स को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा भी मौजूद होगा जो कि इस तरह की लेजेंडरी टेक्निक को इतनी आसानी के साथ परफॉर्म कर सकेगा। सीनियर शुयान इसे बहुत ही आसानी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिन शुई की बॉडी अब बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो शुयान उसकी बॉडी के अंदर फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करता है और उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो लियान की तरफ इशारा करके उसकी बॉडी से उसकी सोल को भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो उन दोनों को आपस में मर्ज करके वापस उनकी बॉडी की तरफ भेज देता है। इस प्रोसेस में बस थोड़ा सा ही टाइम लगता है। जिसके बाद लियान को दोबारा से वापस जमीन पे ले आता है, जिस पर लियान अपने आप को बिल्कुल ठीक और सही सलामत देखकर थोड़ा सा हैरान होती है। जिसके बाद शुयान उसे बताता है कि तुम्हारी सोल को मैंने लिंग शुई की सोल के साथ कनेक्ट कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता लिंग शुई की सोल नोरिश होकर वाइटैलिटी में आ जाएगी, मगर इस प्रोसेस से तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट और वीकनेस फील होने लगेगी। इसलिए तुम फिलहाल यहाँ पे आराम करो और मेरा वेट करो। इस प्रोसेस को बिल्कुल ठीक तरीके से करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पूरी तरह से फोकस करना होगा, तभी मैं उसकी सोल के साथ इंटीग्रेट करके उसे तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर सकूंगा। और इस पीरियड के दौरान मुझे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि इस बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब करे। तो लियान उससे कहती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं यहीं पे मौजूद हूँ और मैं किसी को भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने नहीं दूंगी। इतने में हमें वो दो वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जो कि उसी गुफा की तरफ आ रहे होते हैं और उस गुफा से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिस पर वो दोनों उस गुफा की तरफ देखकर कहते हैं इस गुफा से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है कि ये हजारों मील दूर से भी किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। जिसके बाद दूसरा वॉरियर पहले वाले से कहता है कि क्या ये वही केव है जिसके अंदर हमें हेवनली ट्रेजर्स मिलेंगे? तो दूसरा कहता है कि हाँ, अगर वो ट्रेजर्स हमें मिल जाते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, हम उन सारे ट्रेजर्स को एक साथ ही बेच देंगे। जिसके बाद हमें शुयान को दिखाया जाता है जो कि लिंग शुई की सोल को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर इतने में लियान को फील होता है कि कोई उस गुफा की तरफ आ रहा है, जिस पर वो बिल्कुल खामोशी के साथ गुफा के बाहर जाने लगती है। और हम देखते हैं वो वॉरियर जैसे ही अंदर आ रहे होते हैं तो सामने से एक एनर्जी अटैक आता है जिसे वो दोनों ही मिलकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद लियान उनसे आकर कहती है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, इसलिए फौरन से यहाँ से चले जाओ। तो उनमें से एक वॉरियर कहता है कि अच्छा, तो तुम हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो और ये तुम करोगी कैसे? क्या तुम अकेले ही हम दोनों का मुकाबला करोगी? तो लियान गुस्से में कहती है कि मैं आखिरी बार कह रही हूँ। ये कहकर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो दोनों वॉरियर्स उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो लियान एक वॉरियर के अटैक को डॉज करके पीछे हट जाती है और फिर दूसरा वॉरियर जैसे उसे अटैक करता है तो
लियान को अपनी बॉडी में वीकनेस फील होने लगती है, जिसके बाद लियान उसके स्वॉर्ड को पीछे हटाकर उसे एक जोर से किक मारती है, जिससे वो एक दीवार पे जा लगता है। और फिर दूसरा वॉरियर जैसे ही उस पर आकर हमला करता है तो लियान कहती है कि इस प्रोसेस की वजह से मेरी बॉडी काफ़ी वीक हो चुकी है, इसलिए मुझे ये सब कुछ जल्दी ख़त्म करना होगा। ये कहकर वो एक पावरफुल एनर्जी अटैक करके उस वॉरियर को उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। और फिर वो दोनों वॉरियर्स खड़े होकर कहते हैं कि कौन हो तुम, तुम्हें हमारी टेक्निक्स के बारे में कैसे पता है? तो दूसरा वॉरियर कहता है कि इसके शॉर्ट मूव्स तो काफी लाजवाब हैं, मगर इसकी किस्मत खराब है क्योंकि हम इसके अटैक को इनकाउंटर कर सकते हैं। ये कहकर वो दोनों ही अपनी पावर्स को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एक वॉरियर उस पर सीधा एनर्जी अटैक करता है तो लियान भी उस पर एनर्जी वेव अटैक करती है। इतने में दूसरा वॉरियर भी उस पर एक एनर्जी अटैक करता है, जिसके बाद वो दोनों एनर्जी अटैक एक दूसरे से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दूसरे वॉरियर का अटैक सीधा लियान की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे वो बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और फिर वो उस वॉरियर से कहती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड एनर्जी नॉर्मल नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक स्वॉर्डमैनशिप नहीं है। तो एक वॉरियर कहता है कि तुम सच में काफी जीनियस हो, मेरी स्वॉर्ड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट है, जिसकी वजह से मैं जिस पर भी स्वॉर्ड एनर्जी अटैक करता हूं तो ये एनर्जी उसकी बॉडी के साथ चिमट जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और वो लियान से कहता है कि तुम इस दर्द के साथ यहीं पे ही चिल्लाते हुए मर जाओगी, क्योंकि ये दर्द ही इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर वो दोनों शुयान की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर वो देखते हैं कि शुयान एनर्जी लोटस से बहुत ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिस पर वो कहते हैं कि पहले जरा इस लड़के का खेल खत्म करते हैं, जिसके बाद हम लोग वो ट्रेजर भी ले लेंगे, उस ट्रेजर से तो हम अपना रियलम भी रिस्टोर कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ लियान कहती है कि मैं इन्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, जिसके बाद वो हिम्मत जुटाकर खड़े होने की कोशिश करती है और अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर एक एनर्जी अटैक करती है, जिसे वो दोनों आता हुआ देखकर उसे फौरन से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर उनमें से एक वॉरियर लियान से कहता है कि तुम अब मरना चाहती हो। ये कहकर वो उस पर बहुत सारे एनर्जी नीडल से अटैक करता है, जो कि सीधा जाकर उसकी बॉडी पे हिट करते हैं और लियान वहीं पे ही गिर जाती है। जिसके बाद लियान उन्हें कहती है कि तुम लोग स्वॉर्ड सेक्ट से हो, क्योंकि वही लोग इस तरह की टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं। सुनकर वो दोनों वॉरियर थोड़ा सा हैरान होते हैं और जिसके बाद उनमें से एक वॉरियर कहता है कि तुम्हारे मूव्स भी हेवनली होली सेक्ट से मिलते जुलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने हमारे मूव्स को चुराया हो? तो दूसरा कहता है कि या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद ये भी हेवनली होली स्वॉर्ड सेक्ट की मेंबर हो। ये कहकर वो उसके हाथ के ऊपर अपना पांव रखता है और कहता है कि तुम एक गद्दार हो, तुम दूसरे लोगों के साथ मिलकर अपने ही लोगों के खिलाफ जा रही हो। जिसके बाद हम शुयान को देखते हैं, वो इन लोगों की आवाज की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो वॉरियर्स लियांग से कहते हैं कि तुम हमारे ही सेक्ट की डिसाइपल हो और तुम हमसे ही गद्दारी कर रही हो, बताओ आखिर इस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मगर वो उनसे कहती है कि तुम स्वॉर्ड सेक्ट के लोग मेरी कभी भी बात नहीं समझ पाओगे, क्योंकि स्वॉर्ड सेक्ट को तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। ये सुनकर वो वॉरियर और भी गुस्से में आ जाता है और उसे मरने वाला होता है कि अचानक लियांग की आंखें चमकने लगती हैं और सब कुछ वहीं पे ही रुक जाता है। जिसके बाद हमें शुयान की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि लियांग से कहता है कि लियांग अपनी डेंटियंस पर फोकस करो और कंसंट्रेट करके अपनी पावर्स को बढ़ाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियांग जैसे ही कंसंट्रेट करती है तो उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये पावर उसे शुयान की वजह से मिली थी। जिसके बाद लियांग अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक जोरदार ब्लास्ट करती है और उन लोगों को उठाकर पीछे फेंक देती है। जिसके बाद हमें उसका ऑरा दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से रिकवर हो चुका था और वो दोनों वॉरियर भी देखकर हैरान हो चुके थे कि इसने तो कोई ब्रेक थ्रू भी नहीं किया, ना ही इसका रियलम अपग्रेड हुआ है, तो फिर इसका स्वॉर्ड ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है? तो दूसरा वॉरियर कहता है कि चाहे कुछ भी हुआ हो मगर इसे मरना तो पड़ेगा ही। ये कहकर वो दोबारा से उस पर अपना पावरफुल अटैक करता है। जिसके बाद लियांग के चारों तरफ बहुत सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स आ जाती हैं। जिसके बाद लियांग अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना ऑरा रिलीज करती है। उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उन स्वॉर्ड्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद लियांग उससे कहती है कि तुम्हारी नीडल्स मेरे पास थी तो ये अपनी वापस ले लो। ये कहकर वो नीडल्स को वापस उनकी तरफ थ्रो करती है, जिससे उस वॉरियर का खेल वहीं पे ही खत्म हो जाता है। ये देखकर दूसरा वॉरियर हैरान रह जाता है और वो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो लियांग पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव अटैक करके उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है, तो लियांग उसके अटैक को वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देती है और देखती है कि वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। तो जैसे ही वो वॉरियर अटैक करता है तो लियांग फटकर दूर चली जाती है।
ये देखकर वो बंदा वहां से भागने की करता है, मगर अचानक लियांग उस पर एक साथ 3-4 स्प्लैश अटैक करते हैं, जो कि सीधा जाके उसे हिट करते हैं। और वो बंदा कहता है कि ये नामुमकिन है। मुझे अब याद आया कि ये अटैक तो सिर्फ सुप्रीम लीडर्स कर सकते हैं। ये कहने के साथ ही उसका खेल भी वहीं पे ही खत्म हो जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है, जिसमें एल्डर कहता है कि मुझे लियांग की ब्रीथिंग फील नहीं हो रही। तो वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लगता है कि शायद टियानलान सेक्ट के लोगों ने उसे मार दिया होगा। मगर एल्डर कहता है कि अभी ये कहना बहुत ही ज्यादा जल्दी होगा, पहले हमें इस मामले को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। तो वहाँ पे एक एल्डर खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है कि आप मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दीजिए। तो मास्टर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी ट्रू पावर को एनलाइट कर लिया है, मगर मैंने अभी तक अपनी ट्रू स्वॉर्ड पावर को एनलाइट नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रांग नहीं हूँ। पर मैं ये जानता हूँ कि तुमने जो स्वॉर्ड पावर इनलाइट की है वो बिल्कुल बेकार है। ये कहकर वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, जिससे सब लोग खामोश हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक और एल्डर कहता है, एल्डर चैंग, मेरे असैसिनेटर वापस आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें इस काम में लगा सकता हूँ। उनसे कोई भी गलती नहीं होगी। वो लोग अपने काम में बहुत ही माहिर हैं। अगर वो लोग ये काम ना कर पाए तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, हम लोग उस सोर्ड को रिलीज कर देंगे जिसे हमने फॉर्क किया है। वो सोर्ड उस हेवनली सोर्ड से भी ज्यादा ताकतवर है। तो मास्टर कहता है कि वो हेवनली सोर्ड अभी तक फॉर्क नहीं हुई और ना ही मैं उसे पूरी तरह से समझ पाया हूँ। जिसके बाद वो सारे असैसिनेटर्स मास्टर के सामने आकर बैठ जाते हैं और मास्टर उन लोगों से कहता है कि जाओ और जाकर दुनिया को बता दो कि हेवनली होली सेक्ट क्या है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लिंग शुई को। शुयान अभी भी उसकी बॉडी पर काम कर रहा होता है। जिसके बाद लियांग कहती है कि सीनियर, अभी इसमें और कितना टाइम लगेगा? क्या सीनियर सिस्टर अभी तक होश में नहीं आई? तो शुयान कहता है कि उसकी सोल अभी तक इस होली स्पिरिट बॉडी को एडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है, जो कि मैंने उसके लिए बनाई है। ये कहने के बाद शुयान एक एनर्जी अटैक करता है, जो कि बाहर गुफा में जाकर किसी को हिट करता है, जिस पर उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। और फिर लियांग कहती है कि कौन है वहाँ पे? तो आवाज़ आती है कि घबराओ मत, मैं पहले भी तुम लोगों से मिल चुका हूँ और पहले तो शुयान ने मुझे मार ही डाला था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एल्डर लुवो को। वो कहता है कि मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मगर लियांग गुस्से में कहती है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें वहीं ख़त्म कर दूंगी। ये सुनकर एल्डर लुवो वहीं पे ही रुक जाता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने नहीं आया। मैं बस शुयान से कुछ सीरियस बातें करना चाहता हूँ, इसीलिए स्वॉर्ड सर्वेंट को अगर बुरा ना लगे तो मैं उससे बात कर लूँ। ये सुनकर लियांग हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्वॉर्ड सेट की सर्वेंट हूँ? तो लुओ से बताता है कि हेवनली स्वॉर्ड सेट के बारे में तुम शायद अभी भी कुछ नहीं जानती। मैं हेवनली स्वॉर्ड सेट के बहुत सारे राज जानता हूँ, पर फिलहाल मैं तुमसे बात करने नहीं आया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ देर के लिए शुयान से बात कर लूँ। तो लियांग शुयान की तरफ पलट कर देखती है। शुयान अभी भी बिजी होता है। जिसके बाद शुयान फिर अचानक से पलटकर उससे कहता है कि तुमने पहले ही यहाँ पे 2 वॉरियर्स को भेजकर हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की थी और तुम अब अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए आए हो। ये सुनकर एल्डर कहता है कि अरे तुम्हें पता चल गया। जिसके बाद शुयान उससे कहता है कि मैं जानता हूँ, तुमने पहले भी मेरे एक अटैक को डॉज किया था। वो ट्रिक सच में काफी अच्छी थी। ये सुनकर एल्डर लुओ खुश होने लगता है। इतने में अचानक शुयान का एक अटैक आकर उसको हिट करता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर शुयान देखता है कि उसकी एनर्जी फिर से एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिससे उसकी बॉडी वापस से पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है और वो जिंदा हो जाता है और कहता है कि देखो शुयान, मैंने फिर से तुम्हें डॉज कर लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि शुयान ने उसे एनर्जी से बांध दिया है, जिस पर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और शुयान उसे उठाकर जोर से एक दीवार पे दे मारता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। और इसी तरह शुयान उसे फिर उठाकर दूसरी तरफ दे मारता है, जिस पर वो चिल्लाने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो। पर शुयान नहीं रुकता और उसे यहाँ वहाँ दे मारता है, जिस पर वो शुयान से बार बार रिक्वेस्ट करता रहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। शुयान ने उसकी मार मार के हालत खराब कर दी थी और फिर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो एल्डर लुओ कहता है कि तुम्हारा सच उगलवाने का तरीका सच में काफी अच्छा है। तो एल्डर लुओ उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, मगर उसके लिए पहले तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स होना होगा।
तो शुयान उससे कहता है कि मेरी बात अच्छे से याद रखना, आइंदा अगर तुमने मेरे कभी भी किसी चाहने वाले को तंग किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये सुनकर एल्डर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद लियांग शुयान की तरफ देखकर कहती है कि क्या शुयान ने ये बात मेरे लिए कही है, और फिर शुयान उसे वापस से नीचे ले आता है। जिसके बाद एल्डर लुओ कहता है कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पे एक खास खबर लेकर आया हूँ। वो शुयान को बताता है कि सोर्ड सेक्ट ने अपने 8 खतरनाक असैसिनेटर्स को टियानलान सेक्ट की तरफ रवाना कर दिया है। वो सर्वेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। वो टियानलान सेक्ट में पूरी तरह से तबाही मचा देंगे। ये सुनकर लियांग हैरान हो जाती है और कहती है कि कौन से सर्वेंट को भेजा है। वो शुयान से कहती है कि लगता है वो असैसिनेटर्स हैं, हमें जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए क्योंकि वो सारे के सारे वॉरियर्स केव हेवन के बिल्कुल पीक पे हैं। वो लोग किसी को भी मारने में जरा भी रहम नहीं दिखाते। मगर शुयान कहता है कि हमें फिलहाल यहाँ पे ही रहना है, हम लोग वहाँ पे भी जरूर जाएंगे, मगर पहले ये काम खत्म करना होगा। ये कहकर शुयान लिंग शुई की तरफ देखता है। जिसके बाद अचानक लियांग की बॉडी से पावर निकलकर सीधा लिंग शुई की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो खड़े खड़े वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। तो शुयान उसे पकड़ लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शुयान बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा होता है और लिंग शुई की बॉडी को उस डोमेन से बाहर निकाल कर लाता है। मगर फिर वो कहता है कि लियान की सोल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये बहुत ज्यादा शेक कर रही है। जिसके बाद हमें लियान को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े बर्फ के ब्लॉक के ऊपर सो रही होती है। तो शुयान वहाँ पे अपने दूसरे हाथ के साथ बहुत ज्यादा फॉग जनरेट करता है, जिससे एल्डर लुओ को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर हमें दोबारा से लिन शुई को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाती है, और नीचे आते ही उसके कपड़े भी दोबारा से उसके पास आ जाते हैं। और जैसे ही वो आंखें खोलकर शुयान को देखती है तो वो कहती है कि शुयान, क्या तुम गुफा से बाहर आ गए? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मगर शुयान उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो उसे अपने गले लगा लेता है। और दूसरी तरफ वो असैसिनेटर टियानलान सेक्ट पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो टियानलान सेक्ट के अंदर अपना पावर रखते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर वो असैसिनेटर्स भी डर जाते हैं और वहाँ से भागने की करते हैं। मगर उस फॉर्मेशन से बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स बाहर निकलते हैं जो कि उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। मगर फिर अचानक से ऊपर से एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जो कि उन पर एक के बाद एक आग के गोलों की बरसात कर देती है। तो उससे बचने के लिए वो सारे असैसिनेटर्स अपने चारों तरफ एक स्पिरिट स्नेक का बैरियर बना लेते हैं और उन अटैक से अपने आप को बचा लेते हैं। ये देखकर जोंग कहता है कि यहाँ पर ये जो असैसिनेटर्स आए हैं ये लोग न सिर्फ अपने आप को फॉर्मेशन से बचा सकते हैं बल्कि ये तो एक स्पिरिट स्नेक को भी समन कर सकते हैं। और फिर हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मेरे हाथों में वैसे ही काफी दिनों से खुजली हो रही थी, अच्छा है कि तुम लोग खुद ही यहाँ पे आ गए। ये कहकर वो अपना स्पीयर निकालता है और उन लोगों के बीच पहुंचकर उन पर हमला कर देता है और एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर गावलिन कहती है कि इन लोगों को मारने से और लड़ने से कोई फायदा नहीं, इन लोगों को डायरेक्ट जहर देते हैं। ये कहकर वो उन पर अपना पॉइजनस अटैक कर देती है। और दूसरी तरफ एक वॉरियर लिन फेंग पर एक के बाद एक अटैक किए जाता है और वो बहुत ज्यादा फास्ट था, जिससे लिन फेंग को काफी दिक्कत आती है। जिसके बाद वो वॉरियर्स एक साथ खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर की मदद से वहाँ पे एक बहुत बड़ा डोमेन क्रिएट करते हैं ताकि कोई भी शख्स बाहर ना भाग सके। और दूसरी तरफ हमें लिन शुई को दिखाया जाता है जो कि एक पिल लियान की बॉडी में डालती है और कहती है कि इससे ये भी ठीक हो जाएगी। तो शुयान उसे बताता है कि ये वही लड़की है जिसने तुम्हारी जान बचाई है, मैंने इसकी सोल स्पिरिट तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर की है। और फिर लिन शुई बताती है कि असल में डीप ब्लू हार्ट सी की बात वो असल में एक जाल था मुझे फंसाने के लिए। मैं जैसे ही उस डीप ब्लू हार्ट सी को लेने के लिए वहां पहुंची तो मैं उनके जाल में फंस गई थी, मगर मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को फॉर्मेशन से निकाल लिया और मैंने उन सब लोगों को वहीं मार दिया। जिसके बाद वो और कुछ याद करने की कोशिश करती है मगर उसे कुछ भी याद नहीं आता। तो शुयान उससे कहता है कि बस इसकी कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद शुयान लुओ से कहता है कि आखिर उस सोर्ड सेक्ट के लोगों ने लियान की सोल के साथ क्या किया है, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो एल्डर लुओ कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो शुयान कहता है कि मैंने लिन शुई की बॉडी में लियान की सोल को ट्रांसफर किया है, अगर इसकी सोल में कोई गड़बड़ ना होती तो लिन शुई की मेमोरी लॉस ना होती। ये सुनकर एल्डर लुओ कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, असल में लियान एक पीसफुल सोल के साथ पैदा हुई थी जो कि कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट सोल थी। और यही बात हेवनली होली सेट के मास्टर को भी पता चल गई थी,
इसीलिए वो उसकी सोल को लेना चाहते थे ताकि वो उसकी सोल से हेवनली सोर्ड्स को रिफाइन कर सकें, और इसीलिए उन लोगों ने इसकी बॉडी से उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लिया ताकि वो उसकी बॉडी को भी खुद से कंट्रोल कर सकें। मगर वो ओल्ड मास्टर इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सका था, जिसके बाद उसे पता चला था कि वो हेवनली सोर्ड असल में फेक थी। वो सोर्ड सोल कल्टीवेशन के बाद मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, मगर इससे लियान की सोल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जिसके बाद वो चाय पीते हुए कहता है कि ये चाय बहुत ही जबरदस्त है, ये भी हजारों साल पुरानी है। और दूसरी तरफ फिर शुयान उससे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद तुम्हें फेरीलैंड में दोबारा जाने का मौका ही नहीं मिला। तो एल्डर लुओ कहता है कि मेरा फेरीलैंड से भला क्या ताल्लुक। ये सुनकर शुयान उससे कहता है कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, जिस पर एल्डर लुओ से डर के मारे कहता है कि शुयान तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या देखा था। तो शुयान कहता है कि मुझे बताओ मेरे फेरीलैंड में क्या हुआ। तो एल्डर लुओ कहता है कि ये स्टोरी वैसे काफी लंबी है, मगर मैं इसे तुम्हें शॉर्ट करके बता रहा हूँ। मैं असल में फेरीलैंड में टियानलान सेक्ट के एक आउटर सेक्ट में एक छोटा सा डिसाइपल हुआ करता था, जहाँ मैंने देखा कि अचानक एक मास्टर अपनी पूरी टीम लेकर आ गया है। मैंने उन लोगों के सामने काफी स्ट्रगल की थी, मगर मुझे भी उन लोगों ने लोअर रियलम में धकेल दिया। ये सुनकर लिन शुई को कुछ याद आने लगता है और वो कहती है कि लोअर रियलम, ये वर्ड कुछ सुना सुना सा है। और फिर उसे याद आता है कि उसका मास्टर उसके सामने जख्मी हालत में पड़ा होता है, और वो कहता है कि लोअर रियलम अब खत्म हो चुका है, हमें जल्द से जल्द 8 सील को ढूंढना होगा। और फिर अचानक बाहर से आवाज आती है कि वो लोग जरूर इस कमरे में होंगे, चलो जाकर सबको मार दो। इतने में वो मास्टर अपना एक ट्रेजर बाहर निकालता है, जिससे लिन शुई के पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिससे लिन शुई वहां से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह चले जाती है और एक पानी में जा गिरती है। और ये याद आने के बाद वो शुयान से कहती है कि मास्टर मुझे सब याद आ गया है, मगर शुयान उसे खामोश होने के लिए कहता है। और फिर एल्डर लुओ उसे बताता है कि मैं खुद को रिकवर करने के लिए मोर्टल वर्ल्ड में आ गया था और हजारों साल वहाँ पे गुजारने के बाद तब मैं अपने जख्मों को हील कर पाया था। और फिर मुझे वहाँ पे ब्रदर बुफेन की सोर्ड नजर आई, तो मैं वहाँ पे इंतजार करता रहा कि शायद कोई आकर उस सोर्ड को वहाँ से बाहर निकालेगा और उसे उसके रियल फॉर्म में ले आएगा। और इसके लिए फिर मैंने वहाँ से अपनी जर्नी शुरू की और लोगों को तलाश करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि कोई भी ऐसा कल्टीवेटर नहीं बचा जो कि उस सोर्ड को निकाल सके। जिसके बाद लिन शुई कहती है कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। तो शुयान कहता है कि हम लोग इस पर और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग घर जाते हैं, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग हंस रहा होता है। उन लोगों ने उन सभी असैसिनेटर्स को बांध के रखा हुआ होता है, और लिन फेंग उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारी ये छोटी सी फॉर्मेशन टियानलान सेक्ट के डिसाइपल्स का कुछ बिगाड़ पाएगी? क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि हमारे पास जोंग जैसा एक बहुत ही टैलेंटेड एल्केमिस्ट भी है, उसकी फॉर्मेशन और उसकी पिल्स उनका कोई मुकाबला नहीं। तो गावलिन उससे कहती है कि तुम भला जोंग की तारीफें क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें उससे कोई एनर्जी पिल चाहिए? और फिर जोंग उन लोगों के सिरों पे नीडल्स चुबा कर कहता है कि इन लोगों की बॉडी में तो कोई सोल है ही नहीं, मगर ये फिर भी मेरे काम के हैं, मैं इन लोगों के ऊपर बहुत सारे टेस्ट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं इन्हें अपने पास रखूंगा। जिसके बाद लिंगशु वहाँ पे आकर कहती है कि ये सब लोग हेवनली सोर्ड सेक्ट के सर्वेंट्स हैं। और फिर सानियान भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि हेवनली सोर्ड सर्वेंट शिया किंगडम के सर्वेंट से ज्यादा अलग नहीं है। इतने में अचानक शुयान भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसे देखकर लिंगशु काफी खुश होती है और वो देखते ही लिन शुई को पहचान लेती है और उसे वहाँ पे वेलकम करती है। तो सब लोग लिन शुई को वहाँ पे वेलकम करते हैं। जिसके बाद लिन शुई कहती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे डिसाइपल्स हैं। तो शुयान उसे बताता है कि फ्यूचर में हमारे पास और भी बहुत सारे डिसाइपल्स आ जाएंगे, और वो सब लोगों से कहता है कि सब लोग मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, हम लोग आज ही वेस्टर्न लैंड जा रहे हैं और जाकर उस हेवनली होली सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एल्डर यान फेंग एक डिसाइपल को उठाकर दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम सब लोग वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और वो शुयान मुझे मार रहा था। ये कहकर वो उन्हें कहता है कि तुम सब लोग नालायक और निकम्मे हो और तुम मेरे किसी काम के नहीं। तो वो डिसाइपल्स कहते हैं कि मास्टर इस बार हमें माफ कर दीजिए। तो एल्डर यान फेंग कहता है कि आखिर वो शुयान किस तरह की कल्टीवेशन करता है, कोई भी शख्स दुनिया में इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। ये कहने की देर थी कि एक एनर्जी अटैक वहां पे आकर हिट करता है, जिससे हर तरफ धूल फैल जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि शुयान अपने साथियों के साथ उस फ्लाइंग बोट में वहां पे पहुंच जाता है।
शुयान को वहाँ पे देखकर एल्डर यान फेंग भी हैरान रह जाता है और फिर एक एल्डर भागता हुआ आता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम लोगों ने ये अटैक किया है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में घुसकर हम पर हमला करने की? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मगर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम सब के सब अब यहीं पे ही मारे जाओगे। तो शुयान कहता है कि जाओ और जाकर सारे ट्रेजर्स ले लो। तो लिंगशु कहती है कि हाँ, हम लोग एक भी नहीं छोड़ेंगे। वो सब के सब उस फ्लाइंग बोट से एक एक करके नीचे उतरते जाते हैं और लिन फेंग नीचे उतरते ही उनके मास्टर को कहता है कि तुम मेरा शिकार हो। ये कहकर वो उन पर एक के बाद एक हमला किए जाते हैं और सानियान भी एक साथ उन पर हमला करती है, जिसके बाद गाओलिन अपनी पॉइजनस गैस का अटैक करके उन लोगों को इंजर्ड कर देती है। और बारी जब जोंग की आती है तो वो अपनी अपग्रेडेड डिमोनिक पिल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पे वो बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट क्रिएट करता है। उन ब्लास्ट से वो सारे ही डिसाइपल काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। एल्डर लुओ फेंग और एल्डर यान फेंग दोनों खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, जिसके बाद एल्डर लुओ एल्डर यान से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कोई भी हरकत मत करना। मैं तुम्हें बता दूं कि उस बोट में जो शख्स खड़ा है वो कोई मामूली शख्स नहीं है, उसकी पावर तुम पहले ही देख चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि उसके आगे सरेंडर कर दो और अपनी जान बचाओ। ये सुनकर एल्डर यान फेंग बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी सोड वहीं पे ही फेंक देता है और उसके आगे झुक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शुयान लियान से कहता है कि चलो अब हम लोग तुम्हारी सोल लेने के लिए चलते हैं। ये कहने के बाद वो लोग उस गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिस पर वहां मौजूद एल्डर्स कहते हैं कि ये शख्स तो बहुत ही तेजी के साथ हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। इसने तो हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के सभी सर्वेंट्स को मार दिया है, कोई भी इसे नहीं रोक पा रहा। ये पहला ऐसा दुश्मन है कि जिससे लड़ने में हमें इतनी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो वहाँ मौजूद एक लेडी एल्डर कहती है कि मुझे इससे लड़ने का मौका दें, वो मेरे इल्यूजनरी टेक्निक्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये कहकर वो एल्डर उनसे लड़ने के लिए एक जंगल में अपनी इल्यूजनरी टेक्निक का इस्तेमाल करती है। और शुयान अपने साथियों के साथ जब वहां से गुजर रहा होता है तो लियान को वहां पे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। उसे पता चल जाता है कि इस जंगल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो कहती है कि मास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता, जिस पर वो हैरान हो जाती है और अपने मास्टर और अपने साथियों को आवाज़ देती है, मगर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। इतने में अचानक बहुत सारे जंगल की रूट उसे आकर चारों तरफ से जकड़ लेती हैं, जिस पर लियान चिल्लाकर मास्टर को आवाज़ देती है, मगर कोई भी नहीं सुनता और वो जड़ें उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाकर एक दरख्त पर दे मारती हैं। जिसके बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उस लेडी एल्डर की होती है। वो उससे कहती है कि तुम चाहे जितना भी चिल्ला लो, कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला। और हाँ, तुम्हारी पावर का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी सोल की वजह से ही हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल बने हैं, इसलिए हम लोग तुम्हारी सोल पावर को बिल्कुल भी जाया नहीं जाने देंगे। ये कहकर वो उन जड़ों से उसे जकड़ने की और भी ज्यादा कोशिश करती है, जिस पर लियान गुस्से में आ जाती है और अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि लिन शुई उसके सामने है और लिन शुई उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि मेरे साथ हुआ क्या था? तो लिन शुई उसे बताती है कि तुम जंगल में अचानक से बेहोश हो गई थी, इसलिए मास्टर तुम्हें फौरन से अपनी बोट पे लेकर आ गए। ये कहने के बाद वो लोग उस गुफा के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं और वहीं पे लैंड करते हैं। और दूसरी तरफ वो लेडी एल्डर सोल अटैक की वजह से पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है, जिस पर वो सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक एक करके वो सारे ही उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि बाहर शुयान अपनी शिप में मौजूद है। तो वो सारे एल्डर्स गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू करते हैं और सब लोग अपना सबसे पावरफुल अटैक करने की तैयारी करते हैं, जो कि उनकी सबसे पावरफुल स्वॉर्ड सेक्ट फॉर्मेशन होती है। वो तीनों ही एक साथ अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को क्रिएट करके एक साथ मास्टर शुयान पर अटैक करते हैं। तो पहले दो अटैक एक साथ शुयान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर फर्स्ट एल्डर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से शुयान पर जैसे ही अटैक करता है तो वो पहले वाले दो अटैक्स को अपने साथ मिला लेता है और शुयान पर अटैक करता है तो शुयान अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और वो स्वॉर्ड जैसे उनसे टकराती है तो वहाँ पे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, मगर वो स्वॉर्ड शुयान की शील्ड को नहीं तोड़ पाती और खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। लियान भी हैरान रह जाती है और वो कहती है कि वो तीनों मास्टर्स मिलकर भी एंसेस्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। तो लिन शुई कहती है कि तुम घबराओ मत, मास्टर शुयान अकेले ही उन तीनों का काम तमाम कर देंगे। और वो मास्टर्स कहते हैं कि ये नामुमकिन है, हम तीनों ने एक साथ अटैक किया है और उसे हल्की सी भी खरोच नहीं आई। और फिर शुयान उनसे कहता है कि क्या तुम लोगों में बस इतना ही दम है
ये सुनकर वो एल्डर्स और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक को यूज करते हैं, जो कि एक कल्टीवेशन सेक्रिफिकेशन फॉर्मेशन होती है, जिससे वो एक किलिंग फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे देखकर लियान भी डर जाती है और कहती है कि ये टेक्निक एक किलिंग टेक्निक है, जिससे हम लोग किसी भी इमोर्टल को भी मार सकते हैं। ये सुनकर लिन शुई काफी खुश होती है और कहती है कि मास्टर, ये टेक्निक तो 3 मास्टर से परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं भी इस टेक्निक को सीखना चाहती हूँ। मगर शुयान उससे कहता है कि ये टेक्निक दिखने में बहुत ही पावरफुल है, मगर ये टेक्निक काफी कमजोर है, इसलिए मैं तुम्हें जो टेक्निक सिखाऊंगा वो इससे ज्यादा पावरफुल होगी। इतने में अचानक वो मास्टर्स एक साथ शुयान पर हमला कर देते हैं, जिससे वहां पे एक जबरदस्त धमाका होता है और हर तरफ एनर्जी फैल जाती है। मगर हम देखते हैं कि उस धमाके के बाद वो सारे एल्डर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि देखा तुमने, हमारी इस टेक्निक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया, तो ये मामूली सा लड़का हमारा क्या मुकाबला करेगा, देख लेना उनके चितड़े उड़ गए होंगे, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। मगर फिर एक एल्डर उनकी तरफ पलट कर देखता है तो वो कहता है कि सब लोग वहां देखो। वो सारे एल्डर्स शुयान की तरफ पलट कर देखते हैं तो शुयान बिल्कुल सही सलामत होता है और उसने उस किलिंग अटैक को अपने एक हाथ से ही पकड़ा हुआ होता है, जिस पर वो सारे ही एल्डर्स चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये नामुमकिन है, ये हमारी किलिंग टेक्निक थी, इसे शुयान ने अपने एक हाथ में कैसे उठाया हुआ है, आखिर ये किस तरह की कल्टीवेशन करता है जो इसने हमारी इस किलिंग टेक्निक को एक हाथ से ही रोक लिया है। जिसके बाद शुयान उनसे कहता है कि मैंने सोचा था कि शायद ये किलिंग टेक्निक थोड़ी सी पावरफुल होगी, मगर ये मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर है। शुयान उस सारी एनर्जी को हवा में ऊपर फेंक देता है, जिससे आसमान में एक जोरदार धमाका होता है और एनर्जी हर तरफ फैल जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शुयान एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम अटैक करता है, जिससे वो एक पहाड़ को जलाकर खाक कर देता है और उन सभी मास्टर से कहता है कि अपने मास्टर से कहो कि पीछे छुपकर बैठने से अच्छा है कि बाहर आ जाए। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके पीछे पहाड़ पर जोर से बिजली कड़कने लगती है और फिर वहां से एक एनर्जी बाहर आती है, जिससे एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है। उस फॉर्मेशन को देखकर वो सारे ही मास्टर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि फाइनली उसने ये फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है, उसने इस टेक्निक को सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, फाइनली अब वो सीख चुका है, तो अब इस लड़के की खैर नहीं। और फिर लिन शुई शुयान से कहती है कि मास्टर, लगता है कि ये लोग कुछ नया करने वाले हैं। तो एक एल्डर उन्हें बताता है कि हमारा 5th एल्डर हजारों सालों से एक स्पिरिचुअल सोर्ड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। ये सोर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये आसमान के भी 2 टुकड़े कर सकती है, और क्योंकि हम सब लोग इमोर्टल्स हैं और तुम सब लोग मामूली से मोर्टल हो, तो हम तुम लोगों को इस तरह मारेंगे कि जैसे लोग चींटियों को कुचल देते हैं। इतने में अचानक वो कहते हैं कि ये क्या हुआ, और फिर हम देखते हैं कि उनका 5th एल्डर अपनी गुफा से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो सारे ही हैरान हो जाते हैं और फौरन से उसके पास आकर कहते हैं कि शेनजियान, आखिर क्या हुआ, वो स्पिरिचुअल सोर्ड बाहर क्यों नहीं आई। तो 5th एल्डर कहता है कि घबराओ मत, अभी उसमें एक स्टेप बाकी है। तो वो सारे मास्टर्स कहते हैं कि तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से वो स्टेप कंप्लीट करो, इससे पहले कि वो हमें मार दे आप फौरन से अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सबको खत्म कर दीजिए। इन लोगों ने हमारे हेवनली सोर्ड सेक्ट के सभी लोगों को मार दिया है, इसलिए अब इन्हें इनके किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर शेनजियान कहता है कि इस अटैक के लिए हमें एक छोटी सी कुर्बानी देनी होगी। ये कहने के साथ ही एक मास्टर की बॉडी के सामने एक सील आ जाती है, जिस पर वो हैरान हो जाता है और देखते ही देखते वो सील सभी एल्डर्स की बॉडी में आ जाती है, जिस पर वो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ लियान मास्टर से कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो शुयान बताता है कि 5th एल्डर को इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी, मगर वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसलिए वो इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए सोल पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वो अपने ही लोगों की सोल की सेक्रिफिकेशन करेगा। इस सोल सेक्रिफिकेशन के बाद सोल बर्निंग फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो एल्डर शेनजियान से कहते हैं कि तुम इतने सालों से इस टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो शेनजियान कहता है कि तुम लोग घबराओ मत, मैं टियानलान के सारे ही लोगों को खत्म कर दूंगा और इनके खात्मे के लिए मैं अपने नाम की जगह तुम्हारा नाम लूंगा कि तुम लोगों ने ही इन्हें खत्म किया है, जिसके बाद तुम्हारा नाम दुनिया भर में इज्जत से लिया जाएगा और तुम्हारे आउटलेट पर भी मैं ये लिखवा दूंगा। ये कहने के साथ ही शेनजियान उनकी बॉडी से सोल को निकालना शुरू करता है, जिस पर एक एल्डर उससे कहता है कि शेनजियान, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। ये कहने के साथ ही उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। और दूसरी तरफ लिन शुई ये देखकर कहती है कि ये शख्स खुद को इमोर्टल बनाने के लिए अपने ही साथियों को मार रहा है, ये तो सच में एक दरिंदा है।
मुझे तो लगता है कि शायद इसका दिल भी काला हो चुका है। मगर शुयान कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसकी बॉडी में तो दिल ही नहीं। ये सुनकर लिन शुई को थोड़ी सी हैरानी होती है और दूसरी तरफ उन एल्डर्स की सोल जैसे ही उस फॉर्मेशन में जाती है तो उसका कलर बिल्कुल रेड हो जाता है। जिसके बाद फिफ्थ एल्डर अपनी एनर्जी उस फॉर्मेशन की तरफ ट्रांसफ़र करता है और फिर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन से एक स्पिरिचुअल सोर्ड नीचे आने लगती है। और सोर्ड को देखकर एल्डर कहता है कि मैं हजारों सालों से इस सोर्ड को यूज करना चाहता था, फाइनली आज मुझे मौका मिला है और मैं सबसे पहले इस सोर्ड को तुम लोगों पर इस्तेमाल करके इसे अनसील करूंगा। ये कहकर वो सोर्ड को मल्टीपल सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है और शुयान और उसके साथियों पर हमला कर देता है। तो वो सोर्ड जैसे ही शुयान से टकराती है तो वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद फिफ्थ एल्डर हंसना शुरू हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि शुयान अभी भी बिल्कुल ठीक होता है और उसने उन सारी सोर्ड्स को अपनी शील्ड की मदद से रोक लिया था, जिस पर वो एल्डर भी हैरान हो जाता है। और फिर शुयान उस सोर्ड की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, जिससे वो सारे ही क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वो मास्टर ये देखता है कि शुयान उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो फौरन से अपनी सोर्ड को वापस पीछे खींच लेता है और उस स्पिरिचुअल सोर्ड से इसका बर्निंग सोल टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो एक जायंट फायरबॉल क्रिएट करता है। उस जायंट फायरबॉल को देखकर शुयान कहता है कि अब कुछ मुझे इसमें मजा आने लगा है। वो भी अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और दूसरी तरफ वो फिफ्थ एल्डर जैसे ही उस स्काई बर्निंग सोल से शुयान पे अटैक करता है तो शुयान अपनी सोर्ड बहुत ही तेजी से उसकी फायरबॉल की तरफ थ्रो करता है, तो वो सोर्ड उस फायरबॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है और शुयान भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ जाता है और अपनी सोर्ड को वापस से पकड़ लेता है। ये देखकर फिफ्थ एल्डर उस पर हमला करने के लिए आता है तो शुयान अपनी सोर्ड पावर की मदद से एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी अटैक करता है, जिससे वहाँ पे हर तरफ एनर्जी फैल जाती है और हर चीज टुकड़े टुकड़े हो जाती है। लियान और लिन शुई अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने शील्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसके बाद हमें फिफ्थ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपनी सोर्ड पर रो रहा होता है क्योंकि शुयान ने उसकी सोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए थे। और फिर वो उसे जोर से लात मारकर नीचे गिरा देता है और खुद भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो दोनों लड़कियां भी शुयान के पास आ जाती हैं तो शुयान उस स्काई बर्निंग सोर्ड को ऊपर उठाकर उससे सोल स्टोन बाहर निकाल लेता है और लियान को वो स्टोन देकर कहता है कि तुम्हारी बाकी की सोल इसके अंदर है। ये देखकर लियान भी काफी खुश होती है और फिफ्थ एल्डर अचानक से अपनी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक डीमन बन जाता है, जिस पर लिन शुई भी हैरान होकर कहती है कि मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा था, इसके सीने में बिल्कुल भी दिल नहीं है। और शुयान कहता है कि मुझे लगा था कि शायद ये सिर्फ इमोर्टल बनना चाहता है, मगर इसने इमोर्टल बनने के लिए खुद को एक डीमन में बदल दिया है। वो लियान और लिन शुई से कहता है कि तुम लोग वापस पीछे हट जाओ, तो वो दोनों वापस से पीछे चले जाती हैं। और दूसरी तरफ फिफ्थ एल्डर उससे कहता है कि शुयान तुम्हारी बॉडी बहुत ही पावरफुल है, मगर अब ये बॉडी मेरी होने वाली है क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी को अपना बनाने वाला हूँ। ये कहकर वो तेजी से शुयान की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है तो अचानक से उसकी बॉडी वहाँ पे एक इल्यूजनरी स्मोक क्रिएट करती है, जिससे वो शुयान को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। और फिर शुयान से कहता है कि भले ही तुम्हारे अंदर किसी इमोर्टल को मारने की एबिलिटी हो, मगर तुम इस डीमन क्लान की सोल एब्जॉर्बिंग पावर को नहीं रोक पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम शराफत से अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। तो शुयान उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि अपर रियलम में क्या हुआ था, तुम आखिर लोअर रियलम में क्यों आए हो। और फिर हम देखते हैं कि वो एल्डर असल में एक लायन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो उससे कहता है कि तुम तो वैसे ही अब कुछ देर में मरने वाले हो, तो तुम जो चाहो पूछ लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो शुयान को बताता है कि पता नहीं तुम्हारे टियानलान सेक्ट पर किसने हमला किया था, मगर मुझे बस इतना मालूम है कि टियानलान सेक्ट पर 2 अलग क्लान्स ने हमला किया था, जिनमें से एक इमोर्टल और एक डीमन क्लान है और तुम्हारा भाई भी उनके ही हाथों मारा गया था। मैंने उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मैं फौरन से लोअर रियलम में चला गया। मैंने कई 100 साल प्रैक्टिस की है, जिसके बाद अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं बर्निंग सोर्ड टेक्निक को यूज कर सकूँ। ये कहने के बाद वो उससे कहता है कि तुम अब वापस नहीं जा सकते, इसलिए अब तुम मेरी बॉडी का हिस्सा बन जाओ। ये कहकर वो उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे टियानलान सेक्ट को वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए था। मगर फिर शुयान की आवाज़ सुनाई देती है। वो उससे कहता है कि आखिर डीमन और इमोर्टल क्लान के लोग एक साथ मिलकर भी मेरे टियानलान को कैसे खत्म कर सकते हैं। शुयान को जिंदा देखकर वो दोबारा से उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और फिर उसे एब्जॉर्ब करके दाएं बाएं देखता है और कहता है कि कहीं उसका कोई और क्लोन तो नहीं बचा।
जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वो हंसने लगता है, मगर फिर अचानक जब वो ऊपर देखता है तो शुयान बिल्कुल उसके ऊपर खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो बीस्ट बहुत ज्यादा डर जाता है और शुयान उसे वहीं पे ही खत्म कर देता है और उसकी बॉडी से डीमन पिल बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद लिन शुई आकर कहती है कि मास्टर, आपने तो उसे मार दिया। और शुयान तो एपिसोड की शुरुआत में शुयान लिन शुई से कहता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उस सीक्रेट सील को प्रोटेक्ट करने वाले 8 वॉरियर्स हैं और उनमें से एक मेरा मास्टर भी है। तो लिन शुई कहती है कि हाँ, जब मैं उस डीप ब्लू हार्ट सी को लेने के लिए गई थी तब मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकली थी। तुम उस वक्त गुफा में थे तो मास्टर ने मुझे बुलाया था और तब मुझे पता चला था कि उस सीक्रेट सील को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे ही सेक्ट मिलकर काम करते हैं। पता नहीं वो सीक्रेट सील किस चीज की है, मगर बहुत सारे पावरफुल सेक्ट उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ही खास चीज होगी। मैं मास्टर के बगैर ही वहाँ पे चली गई थी, मगर अचानक वहाँ पे 8 एक्सट्रीमली पावरफुल वॉरियर्स मेरे सामने आ गए थे। वो इतने पावरफुल थे कि मैं उनके पावर लेवल को भी नहीं समझ पा रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी उतने ही पावरफुल हैं जितने कि आप हैं, और हो सकता है कि शायद वो स्काई ब्लू सेक्ट के दुश्मनों में से ही हों। ये सुनकर लिन फेंग काफी हैरान होता है और कहता है कि मास्टर, आखिर इस सब का क्या मतलब है। तो लिन शुई से बताती है कि वहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं और उनके आसपास भी और भी बहुत सारे डीमंस हैं। वो कॉन्टिनेंट हमारे कॉन्टिनेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं। और मुझे वहाँ पे जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज लगी वो ये थी कि वो सब के सब लोग किसी न किसी से ऑर्डर ले रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद वही उनका एंसेस्टर था जो कि उन्हें ऑर्डर दे रहा था। ये बातें सुनकर लिन फेंग कहता है कि मास्टर का मास्टर भी है, इसका मतलब है कि वो तो फिर और भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो गाओलिन उससे कहती है कि बेवकूफ, कुल मिलाकर 8 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जहाँ पे टियानलान सेक्ट जितने पावरफुल सेक्ट हैं। ये सुनकर लिन फेंग कहता है कि सच में ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। ये सुनकर गाओलिन कहती है कि इस बेवकूफ को तो कुछ भी नहीं मालूम। वो उसे बताती है कि हम लोग इस वक्त जिस कॉन्टिनेंट में हैं, इस कॉन्टिनेंट को टियान युआन कहते हैं। इन सारे ही कॉन्टिनेंट्स को कुछ कल्टीवेटर्स ने मॉडिफाई किया है और टियान युआन के आसपास एक एंडलेस डीमन सी है जहाँ पे सिर्फ डीमन स्पिरिट्स होती हैं। और इसके अलावा योडू, घोस्ट, नाइनलिंग, गुआंगजू और प्योरलैंड, ये सारे 8 कॉन्टिनेंट हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो 8 वॉरियर उन 8 कॉन्टिनेंट्स के पावरफुल वॉरियर्स हैं। तो मास्टर सेंग कहता है कि होना भी इसी तरह चाहिए कि वो सारे वॉरियर्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के पावरफुल वॉरियर्स होंगे। जिसके बाद शुयान दिल ही दिल में कहता है कि मास्टर ने मुझे कभी भी बाकी सेक्ट्स के बारे में नहीं बताया। वो लिन शुई से कहता है कि क्या तुमने उस सील को अच्छे तरीके से देखा है। तो लिन शुई कहती है कि हम लोग उस सील को अपने साथ लेकर आए थे और मैंने उसे अपने गॉड स्टोन में इंस्टॉल कर दिया था। और उसके बाद मास्टर ईस्ट चाइना की तरफ चले गए थे ताकि वो वहाँ के सेक्ट को एस्टेब्लिश कर सके। और उसके बाद वो उस डीप ब्लू हार्ट सी का इंतजार करते रहे और किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि अचानक से वहाँ पे फालेन डीमन गॉड्स अटैक करेंगे। इसलिए उस डीप ब्लू हार्ट और उस सील को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे स्काई ब्लू सेक्ट ने एक जबरदस्त जंग छेड़ दी और हम लोग वहां पे अपने मास्टर का आने का इंतजार करते रहे। ये बातें सुनकर लियान कहती है कि फालिन डेविल, आखिर वो अपर रियलम से लोअर रियलम में कैसे जा सकते हैं। तो शुयान कहता है कि मास्टर की स्ट्रेंथ के सामने वो फालिन डेविल्स कुछ भी नहीं, उनका तो कोई चांस ही नहीं है मास्टर के आगे। फिर भी वो वहां पे नीचे आ गए और सीनियर ब्रदर ने अचानक उस रोड टू द स्काई को कट ऑफ क्यों कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद मास्टर ने खुद कुछ प्लान किया हो। वो दिल ही दिल में कहने लगता है कि मास्टर, पता नहीं आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ लिन शुई कुछ कहने की कोशिश करती है तो शुयान कहता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। तो वो बताती है कि मास्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो सब कुछ एक जाल था आपको फंसाने के लिए। ये सुनकर लियान कहती है कि सिस्टर लिन शुई, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सब कुछ सिर्फ मास्टर शुयान की वजह से हुआ था। तो लिन शुई बताती है कि मास्टर, पिछले 10,000 सालों में जितने भी लोग अपर रियलम में गए हैं वो स्काई ब्लू सेक्ट के आउटसाइड के लोग थे, मगर इसके अलावा बाकी सेक्ट के भी बहुत सारे लोग थे। मगर शुयान कहता है कि नहीं। जिसके बाद लिन शुई मास्टर से कहती है कि मास्टर, आप अभी भी नहीं उड़ सकते, मुझे डर है कि आप हार जाएंगे। तो शुयान कहता है कि मास्टर मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। तो गाओलिन कहती है कि ऐसी बात है तो फिर तुम टियानशी ग्रुप से कैसे कंपेयर करोगे, आप में से कौन बेहतर है। तो मास्टर शुयान कहता है कि जब मैं 10 साल का था तब मैं उससे बहुत वीक था, मगर उसके कुछ साल के बाद मैं उसे कम्पीट कर पाता था और हमारे बीच टाई होता था। ये सुनकर लिन फेंग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है और कहता है कि मास्टर, मुझे बताइए आप किस तरह प्रैक्टिस करते थे। तो शुयान कहता है कि मैंने तो पैदाइशी कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मेरा तो रियल
सिस्टम ही इस तरह का है कि जो खुद ब खुद अपग्रेड होता रहता है। ये सुनकर लिन फेंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मास्टर, आखिर ये किस तरह की पावर है जो कि अपने आप बढ़ती रहती है। काश कि मेरे पास भी इस तरह की कोई कल्टीवेशन पावर होती कि मुझे कभी भी ट्रेनिंग करने की जरूरत ही ना पड़ती। जिसके बाद शुयान दिल ही दिल में कहता है कि मास्टर, आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो कि मुझे हमेशा हैरान कर देता है। ये कहने के बाद शुयान खड़ा हो जाता है और कहता है कि सारे ही डिसाइपल्स मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। तो सारे डिसाइपल्स एक्टिव हो जाते हैं और शुयान कहता है कि मास्टर जेंग और लिंगशु दोनों ही सेक्ट में रहेंगे और वो डाशिया और नॉर्दर्न फोर्सेस को पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। कोई भी अपनी मिलिट्री इकट्ठी करके हमला करने की कोशिश करे तो उन सबको खत्म कर देना। जिसके बाद शुयान लिन शुई और लियांग से कहता है कि तुम दोनों उन 8 ग्रेट वॉरियर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। उनके पास पावरफुल वेपन्स कौन कौन से हैं, सब चीजों का पता लगाओ। जिसके बाद लिन फेंग कहता है कि मास्टर, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप बस आगे बढ़ते जाएं। जो भी मॉन्स्टर रास्ते में आएगा मैं खुद ही उसे निमटता जाऊंगा। तो मास्टर शुयान कहता है कि गाओलिन, तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर गाओलिन लिन फेंग का मजाक उड़ाने लगती है और फिर शुयान जोजो से कहता है कि मैं डीमन रियलम में जा रहा हूँ, इसीलिए सानियान को इन्फॉर्म कर दो कि वो भी वहाँ पे आ जाए और वहाँ आकर मुझे तलाश करे। तो लिन फेंग कहता है कि मास्टर, मेरा क्या होगा, मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूं ही बेकार में यहाँ पे बैठे बैठे जाया नहीं करना चाहता। मैं अपनी कॉम्बैट पावर को डीमंस के खिलाफ काफी अच्छे से यूज कर सकता हूँ। ये कहकर वो मास्टर के आगे हाथ जोड़कर उसे रिक्वेस्ट करता है। जिस पर शुयान कहता है कि ठीक है, तुम भी साथ चलोगे, मगर एक बात याद रखना कि अगर तुम किसी डीमन से लड़ते हुए हार गए तो मैं तुम्हें वापस सीधा ट्यानलांड सेक्ट भिजवा दूंगा। तो लिन फेंग कहता है कि मास्टर, आप घबराएं ही मत, कोई भी डीमन ऐसा नहीं होगा कि जो मुझे हरा पाए। जिसके बाद गाओलिन कहती है कि अब ज्यादा गिड़गिड़ाना बंद करो। तो लिन फेंग उससे आकर कहता है कि तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ पर यकीन क्यों नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने में अचानक जोंग लिन फेंग को आवाज देता है। तो लिन फेंग उसके पास चला जाता है और कहता है कि ब्रदर, क्या हुआ, तुम अभी तक ठीक नहीं हुए। तो वो कहता है कि इस बात को तुम छोड़ दो। वो उसे एक छोटा सा बैग देकर कहता है कि इसके अंदर मैंने कुछ बहुत ही अच्छी पिल्स डाली हैं जो कि अलग अलग क्वालिटी की हैं। ये तुम्हारे वहाँ पे बहुत काम आएंगी, मगर इनका अच्छे से इस्तेमाल करना। तो लिन फेंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं पिल्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ करता हूँ। जिसके बाद वो छोटी बच्ची आकर कहती है कि अगर तुम उन डीमन से हार गए तो सच में हमारे लिए काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी। तो लिन फेंग कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं नहीं हार सकता। इतने में गाओलिन उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है और कहती है कि चलो, तुम बहुत बोलते हो। और हम शुयान को देखते हैं जो कि अपने अगले मिशन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार था और वो वहीं जा रहा था। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक वोल्केनो को जिसके चारों तरफ बहुत ज्यादा लावा बह रहा होता है और वहीं पे एक वॉरियर आता है और आकर झुक जाता है और कहता है कि मास्टर, वो शख्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है और उसने हमारे सर्वेंट्स को भी हरा दिया है। ये सुनते ही उस वोल्केनो से बहुत ज्यादा लावा निकलता है और उस वॉरियर के गले में एक फंदा आ जाता है जिससे वो हवा में ऊपर लहराने लगता है और मास्टर से कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस और दीजिए, इस मर्तबा मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। तो वो डीमन लॉर्ड उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो उसे एक पिल देता है और उससे कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, इसका इस्तेमाल करो, इससे तुम किसी को भी खत्म कर सकते हो, चाहे वो कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो। चलो अब इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम यहाँ पे मारे जाओगे। ये सुनते ही वो फौरन से वहां से चला जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।